हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस के बारे में कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे काम आएगी, कैसे लाइट रिएक्शन कैरी आउट होता है और क्या क्या चीजें लाइट रिएक्शन में बनती है। लाइट रिएक्शन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नहीं, बेसिकली प्लांट के लिए। तो ये सब बातें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो और इसके पहले हमने दो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रखा है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद फिर हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात किए थे। ये सब चीजें हम लोग ने कर रखा है। तो आज हम लोग अपने वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये करेंगे कि भाई लाइट रिएक्शन में हम लोग को काम क्या क्या करना है। तो लाइट रिएक्शन की जब बात करते हैं, सबसे पहले आपको लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे आपको वाटर का स्प्लिटिंग होगा। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन रिलीज होगा और एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, बिना लाइट रिएक्शन के आपका डार्क रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि भाई डार्क रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट अपॉन क्या बोलते हैं उसको, डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके। जो आपका डार्क रिएक्शन है वो डिपेंड करता है इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है आपका, तो एटीपी और एनएडीपीएच। बिना इनके आपका डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। एनएडीपीएच को ही हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। ठीक है। एनएडीपीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर। और कोई भी काम करने के लिए आपको एटीपी चाहिए, तो इन दोनों को हम लोग लेके चलेंगे डार्क रिएक्शन में। बट पहले ये देख लेंगे कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो आज आप पहले प्रोसेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद यानी प्रोसेस पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के लाइंस को समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो आपका लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन दो तरीके से चलता है। एक को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले आप लोग इस टर्म का मतलब समझो कि इस टर्म का मतलब क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। तो फॉस्फोराइलेशन मतलब हमको यहाँ पे फॉस्फेट को जोड़ना है। किससे जोड़ना है भाई, तो एडीपी के साथ हम लोग जोड़ते हैं फॉस्फेट को और बनाते क्या है, एटीपी बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, तो लाइट के प्रेजेंस में। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब आप लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यू टू लाइट। ओके। तो हमारे पास दो टाइप के आपके पास फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों चलते कहाँ हैं। जब आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो ये बेसिकली चलता है आपके स्ट्रोमा लैमेली में। कहाँ चलेगा, स्ट्रोमा लैमेली में। बट जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये आपका चलता है ग्रैना में। ठीक है। साइक्लिक साइक्लिक में बेसिकली आपको कौन सा फोटो सिस्टम यूज करना है, तो साइक्लिक में हम लोग सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम का यूज करते हैं, वो है आपका PS1। और नॉन साइक्लिक में हम लोग दो फोटो सिस्टम का यूज करते हैं, PS1 एंड PS2। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, तो जब साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एटीपी मिलता है। वहीं नॉन साइक्लिक में हम लोग को एटीपी भी मिलेगा और साथ में एनएडीपीएच भी मिलेगा। अच्छा, जब नॉन साइक्लिक होगा तो यहाँ पे O2 भी रिलीज होता है, लेकिन साइक्लिक में आपका O2 रिलीज नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब नॉन साइक्लिक होगा तो आपका O2 रिलीज होगा, बट साइक्लिक होगा तो O2 रिलीज नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लेकिन
आपका साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। आज एक बार फिर से देख लेते हैं। साइक्लिक कहाँ होगा तो स्ट्रोमा लैमली में, और नॉन साइक्लिक कहाँ होगा तो ग्रैना में। साइक्लिक में आपका क्या है तो भाई कौन सा फोटो सिस्टम काम आएगा तो PS1, और नॉन साइक्लिक में कौन सा आएगा PS1 और PS2। मैंने PS1 और PS2 पे वीडियो अलग से बना रखी है, वो मैं उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अच्छा, साइक्लिक में आपका क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एटीपी, वही नॉन साइक्लिक में आपको एटीपी के साथ साथ NADPH भी मिलने वाला है। साइक्लिक में कोई भी ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होता, बट नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन का रिलीज होता है। और वहीं हम लोग बात करें तो नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, बट साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। तो आज अब पहले हम लोग आज कर लेंगे साइक्लिक के बारे में। हम लोग अभी समझते हैं साइक्लिक कैसे होगा क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग नॉन साइक्लिक देखेंगे। जब हम लोग साइक्लिक की बात करते हैं तो ध्यान देना थोड़ा, कलर चेंज कर लिया जाए। जब हम लोग साइक्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम कौन सा PS1, और इसका रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है 700। ऑलरेडी मैंने ये सब आपको बता रखा है। इसके नीचे में आपके एंटीना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये हो गए एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, ये सन क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा, आई मीन लाइट एनर्जी, लाइट रिलीज करेगा। और उस लाइट की वजह से आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते करते किसके पास पहुंच जाएंगे रिएक्शन सेंटर के पास, जो कि है आपका PS1। अब जब PS1 आपके इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करता है तो तब जाके आपका फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। बिना जब तक रिएक्शन सेंटर किसी इलेक्ट्रॉन को एग्जिट ना करे तब तक आपका कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने वाला। तो जैसे ही PS1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा जो कि उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं फेरोडॉक्सिन। FD से इसको डिनोट करते हैं, FD का मतलब फेरोडॉक्सिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है भाई PS1 का, तो PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन जो है, अब देखना सिंपल सी बात, आप लोग अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का अगर आपको नॉलेज थोड़ा बहुत भी होगा तो आपको पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा, किससे रिएक्शन सेंटर से, तभी तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को, ये रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि इसको रिड्यूस होने का बहुत मन है। ठीक है, पोटेंशियल मतलब बहुत मन है इसको रिड्यूस होने का। जब इसको बहुत मन है रिड्यूस होने का तो ये क्या करेगा PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से, जैसे मान लो कि अगर आप दौड़ना स्टार्ट करते हो, तो जब दौड़ना स्टार्ट करते हो तो आपके पास एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप दौड़ते रहते हो तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है डाउन होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब PS1 से जब निकला था तो इसका एनर्जी क्या था ज्यादा था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करता जाएगा, और इस ये चला जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वो कौन है आपका प्लास्टोक्यूनॉन। PQ का मतलब प्लास्टोक्विनॉन। बेसिकली जो प्लास्टोक्यूनॉन है ना, ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, ये है प्रोटॉन चैनल। ये क्या है प्रोटॉन चैनल। इस बात को बहुत ध्यान रखना क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम लोग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। ये प्रोटॉन चैनल है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये प्रोटॉन कैरियर है। ठीक है, अब देखो गौर से,
अब पीक्यू ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में, फेरोडॉक्सिन के कंपेयर में। ठीक है, तो इसी तरह जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हो रहा है। अब पीक्यू क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम बी6 को, साइटोक्रोम बी6 अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम एफ को, साइटोक्रोम एफ अपने इलेक्ट्रॉन को देता है पीसी को, पीसी का मतलब प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसियानिन को इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लास्टोसियानिन क्या करता है, वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसको, पीएस1 को। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा, और लास्टली बारी जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वो घूम के वहीं आ गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वापस समझते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, पीएस1 से, पी700 से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पीक्यू को। पीक्यू किसको देगा, साइटोक्रोम बी6 को। साइटोक्रोम बी6 किसको देगा, साइटोक्रोम एफ को। साइटोक्रोम एफ किसको देगा, प्लास्टोसियानिन को। और वापस इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था वहीं पहुंच जाएगा। अब सभी बात तो हमने कर लिया, बट कहाँ एटीपी बनेगा इसके बारे में तो हमने बात नहीं किया। तो बात एटीपी वही बनेगा जब एक प्रोटॉन कैरियर, जब एक प्रोटॉन चैनल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा। और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, यानी सिंपल से ध्यान रखना है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन पीक्यू से साइटोक्रोम बी6 में जाता है तब आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता एटीपी का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, तो भाई मैंने तो पढ़ रखा है, लेकिन इसके बाद हम चलेंगे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, तो वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों यहीं पे इलेक्ट्रॉन आपका बनता है। एक चीज आप देखना कि क्या कहीं भी आपका ये निकला है, क्या एनएडीपी एनएडीएच2 निकला, नहीं निकला। क्या वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, नहीं हुआ। यानी यहाँ पे ये सब कोई भी काम नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एनर्जी गिरते जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन हिल। क्या बोलेंगे, डाउन हिल। यानी हिल से नीचे उतर रहा है, क्योंकि एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज करती है। तो ये है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और इसको भी बढ़िया से समझते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कि ये है आपका थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। आपको पता थे कि थैलेक्वाइड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा अलग से बनाते हैं ऐसे करके। थैलेक्वाइड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन। ठीक है, अब किस तरीके से आपका क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपका प्रेजेंट होगा पीएस2, और उसके साथ प्रेजेंट होगा आपका पीएस1। ये एरिया क्या हो गया, स्ट्रोमा। ये एरिया क्या हो गया, थैलेक्वाइड का ल्यूमेन। और ये हो गया आपका दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। अब देखो, अब वही चीज वहां यहाँ पे भी होगा। वही चीज बोलने का मतलब कि अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। कहा सबसे पहले एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन, पीएस2 से। जब पीएस2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा, तब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है फियोफाइटीन। क्या नाम है इसका, फियोफाइटीन। और ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। जो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब फियोफाइटिन क्या करता है, वापस से इस इलेक्ट्रॉन को देता है पीक्यू को। जैसे
साइक्लिक में कौन दिया था पीक्यू को इलेक्ट्रॉन, तो फेरेडॉक्सिन ने दिया था, बट यहाँ पे पीक्यू को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, फियोफाइटिन देगा। पीक्यू क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन वापस से वही साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को देता है, जिसको कि आपका एनसीईआरटी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में लिखता है। साइटोक्रोम F अपने इलेक्ट्रॉन को देता है पीसी को, और पीसी अपना इलेक्ट्रॉन देता है PS1 को। जब तक ये काम हो रहा था, तब तक आपका PS1 भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, एक्साइट कर चुका है, और एक्साइट करके किसको दे देगा, तो एक्साइट करके दे देगा फेरेडॉक्सिन को। एफडी वापस से आ गया। फेरेडॉक्सिन के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NADP रिडक्टेज, ठीक है। और ये एंजाइम बेसिकली कहां प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम आपका स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। अब ध्यान देना, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यहां 2 इलेक्ट्रॉन गया, इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन गया, सभी के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब एक चीज ध्यान दो कि क्या जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला वो वापस से घूम के PS2 में आया क्या, देख के बताओ। क्या जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला वो वापस PS2 में आया क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो भाई अगर ऐसा ही चलता रहा, तब तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तब तो फिर ये प्रोसेस पूरा हो ही नहीं पाएगा। तब क्या होगा, तो इसी के लिए आपका जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड है, यहां पे टूटता है वाटर। और वाटर कैसे टूटेगा, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जल जाता है PS1 में। समझ रहे हो बात को, क्या क्या हुआ, वापस सुनो कि इस PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस से PS2 में आ नहीं रहा, जिसकी वजह से अब इसको हमको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, तो 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनके तैयार होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, आपके PS1 में। ये O2 हम लोग को रिलीज आउट हो जाता है, और यही काम होता है। अब ध्यान देना, जब आपका वापस से जब इलेक्ट्रॉन PQ से साइटोक्रोम B6 में जाएगा, तब यहाँ पे क्या बनेगा, ATP। अब कैसे बनेगा ये हम लोग बात करेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। और यहाँ पे जहाँ पे NADP रिडक्टेज है, वहां पे जब FD इलेक्ट्रॉन देगा, तब बनेगा NADPH2 या NADPH। एनसीईआरटी NADPH लिखता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ATP भी मिल रहा, और साथ में साथ NADPH भी हो रहा। आपके ल्यूमेन में इनर मेम्ब्रेन की तरफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा। तो यहाँ पे ये सभी काम होते हैं। यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम काम करता है, PS2 भी और PS1 भी। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का कौन है, तो फियोफाइटिन, और PS1 का तो हमेशा कौन रहेगा, फेरेडॉक्सिन। तो ये था आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो अब होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के लाइन पे, ध्यान देना। अब यहाँ पे है लाइट रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब देखो इस डायग्राम को पहले समझते हैं। तो देखो, ये डायग्राम बेसिकली किसका है, तो ये डायग्राम है आपका क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का। और यहाँ पे देखो आपको जेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरीके से, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जेड स्कीम। क्या नाम देते हैं, जेड स्कीम, क्योंकि जेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब ध्यान देना, इधर PS2 है, इधर PS1 है। PS2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आपका एनसीईआरटी पूरा इतना डिटेल में नहीं बताता आपको, ये बस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख देता है। तो भाई इसका इलेक्ट्रॉन PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आप लोग पता है, फियोफाइटिन। PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आपका फेरेडॉक्सिन। और यहीं पे देखो NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो इसी चीज, और देखो यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है। तो ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन है। आज एक एक करके अब इसके लाइन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब when PS2 absorb red light of 680 nanometer wavelength
इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और PS2 जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? FeO5T। ओके, electron acceptor passes them to a chain of electron transport system consisting of cytochrome। साइटोक्रोम आया था ना, देखो इसको क्या, इसको गौर से देखो, साइटोक्रोम है ना, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजता है जिसमें कि साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। अगला लाइन क्या बोल रहा है कि दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बताया था मैंने, डाउनहिल होगा इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, यानी रिडॉक्स में हम लोग ऑक्सीडेशन भी ले सकते हो और रिडक्शन भी ले सकते हो। अगर रिडक्शन के टर्म्स में बात करेंगे तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन के केस में बात करेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू द पिगमेंट PS1, जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? PS1 में। नेक्स्ट देखते हैं, साइमल्टेनियसली electron of PS1 are also excited when they receive red light of 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule having greater redox potential। ठीक है, अब PS1 क्या करेगा? PS1 भी तब तक अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा, और उसको कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? तो आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फेरोडॉक्सिन। These electrons are moved downhill to the molecule NADP। as a result क्या मिल जाएगा आपको? NADPH2। अब एक चीज और सुनना, transfer of electron from PS2 to PS1 and finally downhill to NADP plus is called Z scheme। Due to its zigzag shape, this shape is formed when all carrier are placed in sequence of redox potential। ठीक है, आपको जो भी बात करनी है वो किसके टर्म्स में बात करनी है? रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स में बात करनी है। आगे देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोलाइसिस। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज PS2 इन PS2 लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थैलेक्वाइट। दिखाया था मैंने डायग्राम में। वाटर किस तरह से टूटेगा? तो मैंने बेसिकली आपको H2O लेके चला था, बट यहाँ पे 2H2O लिया है तो 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन। So PS2 can supply electrons continuously by replacing electrons from water splitting. Thus, PS2 provide electron needed to replace those removed। बताया था मैंने कि भाई PS2 से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस इलेक्ट्रॉन को कौन फुलफिल करेगा? तो वो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेगा H2O का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द प्रोटोन आर यूज टू, और जो H प्लस है उसी से आपका क्या बनेगा? NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। O2 क्या हो जाएगा आपका? रिलीज आउट हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट की तरह। आगे देखते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल। मैंने बताया था कि अगर ATP बन रहा तो उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन, और अगर लाइट के प्रेजेंस में बन रहा तो क्या बोलेंगे उसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये दो वे में होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। हम लोग नॉन साइक्लिक डील कर चुके हैं, आगे हम लोग बात करेंगे साइक्लिक के बारे में भी। अब नॉन साइक्लिक वापस से ही बता रहा है, इट अकर्स व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क्स इन अ सीरीज PS2 एंड PS1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन चेंज जेड स्कीम। यहाँ पे ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अगला हम लोग बात करेंगे नॉन साइक्लिक के बारे में। देखो लिखा हुआ है नॉन साइक्लिक कहाँ होगा? स्ट्रोमा लैमली में होगा, जब से PS1 काम करेगा। ठीक है, the electron is circulated within photosystem and ATP synthesis occur due to cyclic flow of electron। cyclic flow होता है, जो जहां से निकला था वो वहीं पहुंचेगा। lamina of grana and PS1 have PS1 and PS2। ग्रेना में आपका PS1 और PS2 होता है, लेकिन स्ट्रोमा में सिर्फ PS2 होता है, और NADP रिडक्टेज भी नहीं होता। The electron doesn't pass on to the NADP but in cycle 2, हाँ इलेक्ट्रॉन आपका NADP पास नहीं जाएगा, उसको वापस कहाँ भेज दिया था? PS1 में भेज दिया है। यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर P6 है। तो ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं अपनी कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, कि भाई कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस तरीके से होता है।
तो आज हम लोग बात करते हैं कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ध्यान देना, ये था आपका इनर मेम्ब्रेन थैलेकॉइड का, और ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन थैलेकॉइड का। यहाँ पे आपका PS2 था, यहाँ पे PS1 था। ये 2 है, ये 1 है। ये अपना PS2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था? प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन से इलेक्ट्रॉन PS1। PS1 अपना इलेक्ट्रॉन दिया था फेरोडॉक्सिन को, और फेरोडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज। यहाँ पे क्या है कि PQ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि PQ क्या है? आपका एक प्रोटॉन चैनल है। क्या है? एक प्रोटॉन चैनल। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो आपका फियोफाइटिन है, ये फियोफाइटिन था इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये क्या है? PQ आपका प्रोटॉन चैनल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आपका फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन की तरफ जाता है, तो ये क्या करता है? ये ऊपर से स्ट्रोमा, इधर कौन है? इधर स्ट्रोमा है। तो ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है कि स्ट्रोमा से H+ आयन को कहां भेज देता है? आपके ल्यूमेन में, आपके थैलेकॉइड के ल्यूमेन में भेज देता है। जब भी इलेक्ट्रॉन PQ से पास करेगा साइटोक्रोम की तरफ, तो ये क्या करता है? ये आपके स्ट्रोमा से ल्यूमेन में क्या भेज देता है? प्रोटॉन को भेज देता है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हुआ था। 2H+ प्लस ½ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दो काम, पहला काम क्या हुआ? तो भाई बाहर से प्रोटॉन कहाँ आया? ल्यूमेन के अंदर। प्रोटॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से कहां? स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। और दूसरा काम क्या हुआ? ड्यू टू फोटोलाइसिस, एक्मुमुलेशन ऑफ H+ इन ल्यूमेन। अब इन दो कामों की वजह से आपके ल्यूमेन में प्रोटॉन का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। समझ रहे हो बात को? क्या क्या हुआ वापस सुनना। PQ क्या किया? स्ट्रोमा से H+ कहां भेज दिया? ल्यूमेन में। साथ ही साथ ल्यूमेन में क्या हो रहा था? आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से H+ आयन क्या हो गया? ल्यूमेन में बढ़ गया। इन दो काम की वजह से आपका क्या क्रिएट हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट। हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू हम लोग पास करवाते हैं। अब ध्यान देना, अब प्रोटॉन को पास करवाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो है आपका F0F1 पार्टिकल। ये हो गया F0 और ये हो गया F1, और इसी के पास प्रेजेंट होता है ATP सिंथेटेज। अब जब भी आपका प्रोटॉन इसके थ्रू पास होगा, H+ आयन 2H+ आयन कहाँ जाएगा? बाहर। तब क्या होता है? ये एनर्जी रिलीज करता है। एक तो इसको पास करवाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जब भी ये पास होगा तो ये एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से ADP प्लस IP जुड़ के क्या बना देता है? ATP। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि ATP का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा? PQ में होगा। अच्छा, ये जो 2H+ आयन बाहर आया, ये 2H+ आयन चला जाता है ADP NADP रिडक्टेज के पास, और प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भी थे, तो ये सभी यानी NADP प्लस प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सभी मिलके आपको क्या दे देंगे? NADPH2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो यही है आपका कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आज आप पढ़ते हैं
It explains mechanism of ATP synthesis in chloroplast. Chemoosmosis, movement of ion across the semi-permeable membrane. It occurs in chloroplast and mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में आप ईटीएस पढ़ते हो, वो भी आपका कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। क्लोरोप्लास्ट में आप कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ते ही। कीमोस्मोसिस नीड अ प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप कौन है आपका? पीक्यू। अब प्रोटोन ग्रेडियंट जो कि H प्लस आयन के एक्युमुलेशन की वजह से बना, और एक क्या चाहिए हमको? एटीपी सिंथेसिस जो कि F0 F1 पार्टिकल के पास है। Splitting of water takes place on inner side of the membrane, so proton accumulate in the lumen of thylakoid. Splitting of water कहाँ होगा? तो inner side of membrane में होगा, जिसकी वजह से H प्लस आयन कहाँ accumulate कर जाता है? थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। उसके बाद क्या बोलता है? As electron move through photosystem, photosystem इसकी बात हो रही है, ठीक है। Protons are transported across the membrane, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब कैसे आपका स्ट्रोमा से प्रोटोन अंदर की तरफ आता है, ध्यान देना। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसकी बात हो रही है? फियोफाइटिन की। इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड, कहां लोकेटेड है? आउटर साइड की तरफ ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड ट्रांसफर इस इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर किसकी बात हो रही है? पीक्यू की, प्लास्टोक्विनोन की। So this molecule removes a proton from stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की, यानी साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ। On the inner side of membrane, proton is released into the lumen of the membrane. ठीक है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन पीक्यू से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा तो प्रोटोन स्ट्रोमा से कहा आ जाएगा? ल्यूमेन में आ जाएगा। आगे देखते हैं। As electrons move through photosystem, protons are transported across the membrane. It is due to the following removal of proton. ध्यान देना। It NADP reductase enzyme कहाँ प्रेजेंट था? तो आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट था, जो है लिखा हुआ है, located on the stroma side. Along with electron coming from PS1, जो इलेक्ट्रॉन PS1 से मिला वो प्रोटोन are necessary to reduce NADP. These proton are also removed from stroma. ठीक है, ये भी प्रोटॉन कहां से आएगा? स्ट्रोमा से आएगा। Hence, proton is in stroma are decreased, but in lumen proton are accumulated. It creates a proton gradient across the thylakoid membrane and decreased in pH of the lumen. ठीक है, जब आपका इधर ल्यूमेन में H प्लस आयन ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा एसिडिक उतना कम पीएच। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेटिक एंजाइम। यहाँ पे देख लो, तो यही सब होता है आपका। ठीक है, अब एटीपी सिंथेसिस कैसा होगा? CF0 CF नॉट यानी वही F0 पार्टिकल, इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ठीक है, ये क्या करता है? चैनल बना लेता है H प्लस आयन के लिए। It carries out facilitated diffusion of proton across the membrane to the stroma. It result in breakdown of proton gradient. जो F0 पार्टिकल है वो क्या करेगा? H प्लस आयन को बाहर की तरफ लेके जाएगा। ये F1 पार्टिकल क्या होता है? तो आउटर तरफ से, बाहर तरफ से निकला हुआ रहता है। ठीक है, the energy due to breakdown of gradient cause the conformational change in F1 particle. It makes the enzyme to ATP synthetase. conformational change मतलब स्ट्रक्चरल चेंज करता है। Energy is used to pump proton across the membrane to create a gradient or a high concentration of proton within the thylakoid lumen. ATP synthetase has a channel for diffusion of proton back across the membrane. This release energy to activate ATP synthetase that catalyze formation of ATP. ठीक है, सिंपल सा बात समझना कि जब भी प्रोटोन आपका अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो वो एटीपी सिंथेटेज को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से एडीपी प्लस आईपी मिलकर क्या बनाएगा? एटीपी का सिंथेसिस करेगा, और इसमें आपको एटीपी भी मिलेगा और साथ ही साथ NADPH2 भी मिलेगा। तो ये बातें थी आपकी लाइट रिएक्शन की।
और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।